नमस्कार। आपका इस YouTube सत्र में स्वागत है। जैसा कि हमने पढ़ा था हमारे लास्ट लेक्चर के अंतर्गत, भारत का भौतिक प्रदेश जाना था, क्या होते हैं भौतिक प्रदेश, साथ में भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण, उनकी स्थिति या उनका समय कि कब बने थे, कहाँ स्थित हैं, कौन कौन से भौतिक प्रदेश होते हैं, साथ में उनके निर्माण से संबंधित कुछ युग को भी हमने जाना था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत जो उसका प्रकार हिमालय और ट्रांस हिमालय, हमने इन दो भागों में विभाजित किया था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को, और उसके अंतर्गत हिमालय की कुछ श्रृंखलाओं की बात की, या ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रृंखलाएं आती हैं और साथ में उनके नाम कि महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, क्या औसत ऊंचाई थी, ये लघु हिमालय, उप हिमालय ये किस युग में बने थे, इनकी औसत ऊंचाई, कौन ज़्यादा चौड़ा है, कौन ज़्यादा ऊंचा है, किस किस से मिलकर बना है। तो इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करने के बाद आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत पार्ट फर्स्ट हिमालय। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हिमालय एक 33 सागर का भाग है और इस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रृंखलाएं होती हैं। एक श्रृंखला का नाम था महान हिमालय, एक थी यहाँ लघु हिमालय और एक जो श्रृंखला थी उप हिमालय। हमने इनके नाम जाने थे कि महान हिमालय को क्या कहते हैं, लघु हिमालय के नाम उप हिमालय, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा चौड़ा है। चौड़ाई की बात करेंगे तो लघु हिमालय, अगर बात करें हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई तो हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई है लघु हिमालय की। अगर हिमालय की ऊंचाई को से संबंधित कोई क्वेश्चन बनता है कि हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई कौन सी श्रृंखला की है, महान हिमालय की। बात की जाए कि इनमें सबसे नया कौन है तो उप हिमालय सबसे नवीन, हिमालय की वो श्रृंखला जो सबसे नवीन है उप हिमालय, या सबसे पहले अगर बात करें इन तीनों श्रृंखलाओं में से तो महान हिमालय का निर्माण हुआ था। तो एक 3 सवालों पर हमने कुछ चर्चा की थी और बात की थी कि कौन कौन किस युग के अंतर्गत बनता है। अगर कल की क्लास आप नहीं ले पाए या आपको जानना है किस युग के अंतर्गत इनका निर्माण हुआ तो आप लास्ट लेक्चर में विजिट कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि इन श्रृंखलाओं का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इनके मध्य कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं, या इन्हीं श्रृंखलाओं में कुछ दर्रों को लेकर बात हम करते हैं आज। तो सबसे पहले हिमालय की श्रृंखला जिसका नाम है महान हिमालय। देखिए, अगर हम बात करें महान हिमालय की तो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है महान हिमालय। अब इसे एक बार भारत के नक्शे में हम इनकी स्थिति को जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे भारत के उत्तर में एक श्रृंखला है, या कहे कि सबसे उत्तर में श्रृंखला का नाम है काराकोरम। काराकोरम के बाद फिर एक श्रृंखला जिसका नाम है लद्दाख। लद्दाख के बाद जास्कर, और साथ में तिब्बत में चीन में श्रृंखला जिसका नाम है कैलाश। इन चारों श्रृंखलाओं से मिलकर तो बना है ट्रांस हिमालय। हम बात करें महान हिमालय की तो महान हिमालय का विस्तार जम्मू में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम और तिब्बत तक इस महान हिमालय श्रृंखला का विस्तार है। महान हिमालय, आपसे इनका सीक्वेंस पूछा जाएगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर श्रृंखलाएं कहाँ स्थित है, या काराकोरम के दक्षिण में कौन है, या लद्दाख के दक्षिण में कौन महान हिमालय है। महान हिमालय के बाद जम्मू। अगर महान हिमालय की बात की जाए तो महान हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश,
उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान और साथ में अरुणाचल प्रदेश तक है। इसी महान हिमालय के दक्षिण में जम्मू और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अंतर्गत फिर एक श्रृंखला है जिसे हमने नाम दिया है लघु हिमालय। और लघु हिमालय के दक्षिण में उत्तराखंड और साथ में पूर्वांचल में एक श्रृंखला है उप हिमालय। सवाल बनता है कि सबसे उत्तर में काराकोरम, काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख, के दक्षिण में जास्कर, जास्कर के बाद होता है महान हिमालय, महान हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय और लघु हिमालय के दक्षिण में उप हिमालय। तो एक तो सवाल यहाँ बन गया कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के सबसे उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला का नाम है काराकोरम। अब हम यहाँ जो हमारा जो विषय है वो है महान हिमालय। तो हम पहले तो बात करते इस महान हिमालय की। अगर महान हिमालय की बात करें तो विश्व के अधिकांश ऊंचे पर्वत शिखर जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बरवा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, या ये कहे कि विश्व के अधिकांश ऊंचे पर्वत शिखर हिमालय की किस श्रृंखला में स्थित है? महान हिमालय में। तो हम यहाँ पहले बात करते हैं महान हिमालय की। महान हिमालय जो हिमालय की एक श्रृंखला है, तो महान हिमालय को पढ़ने से पहले एक तो मैं आपको ये बात बता देना चाहूँगा कि अगर आपसे पूछा जाता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का विस्तार कितने राज्यों के अंतर्गत है, तो पहले तो एक बार आप ये कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या ये कहें हिमालय का विस्तार भारत के कितने राज्यों में है? तो आंसर दीजिए। बिल्कुल, माधुरी जी ने सही आंसर दिया है, 10 स्टेट। बिल्कुल ठीक आंसर है कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का विस्तार भारत के 10 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं? पहले तो सबसे पहले J&K, जिसे आजकल हम जम्मू लद्दाख भी कहते हैं, 2 केंद्र शासित यहाँ प्रदेश बन चुके हैं। जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल के साथ में सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और एक है पंजाब। तो सवाल बनता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय का विस्तार कितने राज्यों में है या वे कौन से राज्य हैं? तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय का विस्तार भारत के 10 राज्यों में है। ये वो 10 राज्य हैं। एक सवाल पूछा जा सकता है कि वो कौन से 10 राज्य हैं जहां उत्तरी पर्वतीय प्रदेश स्थित है या हिमालय पर्वतमाला का विस्तार पाया जाता है। अब इन्हीं 10 राज्यों के अतिरिक्त हम इसका पहला जो इसकी रेंज है जिसका नाम है महान हिमालय, महान हिमालय की हम करें बात, तो महान हिमालय की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं, कौन कौन से पर्वत स्थित हैं और साथ में इसके अन्य नाम। तो आप इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले उत्तर में एक हिमालय है, ट्रांस हिमालय, ये मानिए ट्रांस हिमालय है। अब इसी ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला का नाम है महान हिमालय, महान हिमालय। अब ये जो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, इनके मध्य स्थित है ITSZ, इंडो तिब्बत शचर जोन। सवाल बनता है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य स्थित
कौन सा जोन है? ITSZ, इंडो तिब्बत सचर जोन। इस महान हिमालय का जो विस्तार है, महान हिमालय का विस्तार पर्वत नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से लेके और सबसे पूर्व में स्थित पर्वत जिसका नाम है नामचा बरवा पर्वत। महान हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक। अब इसी महान हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से पर्वत आते हैं? जैसे यहाँ एक पर्वत है, पर्वत का नाम है केदारनाथ। केदारनाथ के बाद फिर एक और पर्वत है जिसका नाम है बद्रीनाथ। केदारनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के बाद है नंदा देवी। नंदा देवी के बाद एक पर्वत होता है जिसका नाम है धौलागिरी। धौलागिरी के बाद स्थित है कि नंगा पर्वत, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, धौलागिरी। अब धौलागिरी के बाद जिस पर्वत का नाम, कमेंट पढ़ते हैं एक बार। इरफान खान जी बता रहे टोटल डिस्टेंस सर, कि टोटल डिस्टेंस 2400 किलोमीटर। इरफान जी आपका आंसर है 2400 किलोमीटर। देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पाया था। कि निकिता शर्मा जी कह रहे सर इंग्लिश की क्लास अभी पॉसिबल नहीं है क्या? अभी ये आपको मैनेजमेंट है, अब बता दे जाएगा मैनेजमेंट के द्वारा कि क्या एक शेड्यूल रहेगा क्लासेज का। हम आते हैं हमारे पॉइंट पर कि ये जो क्रम है, हम बात कर रहे हैं पश्चिम से लेके पूर्व का, पश्चिम से पूर्व। तो सबसे पहले जब महान हिमालय है, नंगा पर्वत, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी। नंदा देवी के बाद एक पर्वत होता है जिसका नाम है धौलागिरी। धौलागिरी के आगे और चलते हैं, पर्वत का नाम है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद जिस पर्वत का स्थान आता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के और साइड में हम चलते हैं, फिर एक और पर्वत आता है यहाँ जिसका नाम है मकालू। मकालू के और आगे चलते हैं पूर्व में, फिर एक और पर्वत श्रृंखला, यहाँ पर पर्वत होता है जिसका नाम है कंचनजंगा। तो ये वे कुछ महत्वपूर्ण पर्वत हैं जहाँ से, या ये कहे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो आपसे सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम हिमालय या महान हिमालय में स्थित प्रमुख पर्वतों के नाम, या कौन से पर्वत कहाँ स्थित हैं। साथ में इन्हीं में से कुछ पर्वत वो हैं जिनकी मैं आपको हाइट्स यहाँ बता देना चाहूँगा, और सबसे इम्पोर्टेंट है माउंट एवरेस्ट। पहले, लेकिन उससे पहले मैं स्थिति बता देता हूँ आपको कि इनकी स्थिति या कौन कहाँ पर स्थित है। नंगा पर्वत, जिसे आप जम्मू कहिए, या जम्मू का वो हिस्सा जहाँ वर्तमान में नंगा पर्वत स्थित है, पीओके के अंतर्गत आता है। देखिए कुछ स्टूडेंट्स को शायद जम्मू कश्मीर की संरचना के बारे में ठीक से पता नहीं है, तो आज मैं जम्मू कश्मीर की संरचना के बारे में भी आपको बताऊंगा कि आज तक हम पीओके पढ़ रहे हैं, लेकिन पीओके वाले क्षेत्र में और भी कई स्थान हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा गिलगित, बाल्टिस्तान, सियाचिन, लद्दाख, अक्साई चीन, ये साक्ष्यगम घाटी, मरखा घाटी, कुछ घाटियों को लेकर भी यहाँ क्वेश्चन बताए जाएंगे। अभी हम एक बार हमारा ये महान हिमालय के पर्वत एक बार कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आज आपको जम्मू कश्मीर की संरचना के बारे में भी बताएंगे। लेकिन हम पहले जानते हैं इनकी स्थिति। तो ये जो नंगा पर्वत है, ये जम्मू JNK कहिए, या वर्तमान में जैसा कि मैं कह रहा हूँ पीओके वाले क्षेत्र में स्थित है। केदारनाथ की बात करें, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी,
कि तीनों ही पर्वत स्थित है उत्तराखंड में। और आगे चलते हैं, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और साथ में मकालू, ये सभी पर्वत स्थित हैं नेपाल में। कंचनजंगा पर आते हैं, कंचनजंगा स्थित है सिक्किम में और नामचा बरवा पर्वत स्थित है तिब्बत में। तो एक तो आपसे इनकी स्थिति को लेकर क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक इनके क्रम से संबंधित एक क्वेश्चन बनता है, और एक और क्वेश्चन जो यहाँ माउंट एवरेस्ट पर तो बनता ही है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो जब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बारे में बात करें तो काफ़ी विवाद है यहाँ पर कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को लेकर कहीं आपको 8,848 लिखा हुआ मिलता है, या कहीं आप इसे 8,850 मीटर ऊंचा देखेंगे। लेकिन नेपाल गवर्नमेंट या ये कहे कि ऑफिशियल जो है 848 ही आपको मानना है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट के अगर बात की जाए अन्य क्या नाम है, तो माउंट एवरेस्ट को कुछ और नामों से भी जाना जाता है। जैसे इसे सबसे पहले तो बात करते हैं नेपाल में, माउंट एवरेस्ट नेपाल में इसे क्या कहा जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें तिब्बत में, तो तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहते हैं। और अगर बात करें भारत में, भारत का अर्थात भारत के वे राज्य जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, कहीं कि यूपी और बिहार जो मुख्य रूप से माउंट एवरेस्ट के नज़दीकी हैं, तो भारत के लोग इसी माउंट एवरेस्ट को गौरी शंकर के नाम से जानते हैं। तो सागर माथा के नाम से जानी जाता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहा जाता है और भारत में माउंट एवरेस्ट को गौरी शंकर के नाम से जानते हैं। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर। या हम ये कहें कि माउंट एवरेस्ट या कोई भी इनमें से जो पर्वत है वह हिमालय की किस श्रृंखला में स्थित है, हम बात करें महान हिमालय की। तो ये सभी पर्वत जो आपको दिखाई दे रहे हैं सब हिमालय की महान श्रृंखला के अंतर्गत स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। ऊंचाई साथ में नेपाल में क्या कहते हैं, तिब्बत में इसका नाम, और भारत में इसका क्या नाम है? तो कोई बताएगा कि विश्व की अगर बात करें कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे एक पर्वत है विश्व के अंदर, उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पर्वत गॉडविन ऑस्टिन नहीं है। गॉडविन ऑस्टिन 8611 है, बिल्कुल। विकास यादव जी, मोनाकी पर्वत, बिल्कुल आपका आंसर ठीक है। रजनी जांगिड, आंसर ठीक है। मोनाकी पर्वत, बिल्कुल। पूजा यादव जी, सभी के आंसर एकदम ठीक है कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा एक पर्वत जिसका नाम है मेनाकी पर्वत। लेकिन ये पर्वत माउंट एवरेस्ट से ऊंचा है, लगभग 13,000 मीटर के आसपास है। फिर भी हम मेनाकी पर्वत नहीं पढ़ते विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, क्योंकि ये जो पर्वत है प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। और कोई भी पर्वत अगर जलीय भाग के अंदर स्थित होता है तो उसे पर्वत ना कहकर कटक की संज्ञा दी जाती है। इसलिए आपको विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत मेनाकी पर्वत नहीं करना है, आपका आंसर माउंट एवरेस्ट ही होगा। लेकिन आपको एक आपकी सामान्य सी जानकारी के लिए आपको बता दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पर्वत का नाम है मेनाकी पर्वत, लेकिन उसे पर्वत ना कहकर, क्योंकि जल राशि के अंदर स्थित है, कटक की संज्ञा दी जाती है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, विश्व का। अब ये तो जो सारे पर्वत है ये महान हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत है। कुछ की मैं आपको हाइट्स बता देता हूं, जैसे कंचनजंगा। कंचनजंगा की जो हाइट है 8598 मीटर,
ये 8,598 मीटर है कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद फिर एक पर्वत है मकालू। मकालू की ऊंचाई है 8481 मीटर। इसके बाद मकालू के बाद जिस पर्वत का नाम आता है तो सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद एक पर्वत और है, लेकिन महान हिमालय पड़ रहे हैं, महान हिमालय में नहीं है, ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रृंखला में स्थित है, जिसे हम K2 या गोडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। अभी हम महान हिमालय की बात करेंगे तो गेट K2 को हम छोड़ते हैं, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, तीसरे नंबर का दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा, सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, दूसरा सबसे ऊंचा K2 है लेकिन ट्रांस हिमालय में है, और विश्व का तीसरा सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है कंचनजंगा। उसके बाद स्थान आता है मकालू। मकालू के बाद एक स्थान आता है धौलागिरी। धौलागिरी धौलागिरी की ऊंचाई है 8172 मीटर, और जितने भी पर्वत होते हैं सभी की ऊंचाई मीटर में ही होती है, आप किलोमीटर ना समझे। धौलागिरी धौलागिरी के बाद फिर एक और पर्वत होता है, नाम है नंदा देवी। नंदा देवी की ऊंचाई है 8126 मीटर। नंदा देवी के बाद अन्नपूर्णा होता है, और अन्नपूर्णा की ऊंचाई है 8078 मीटर। अन्नपूर्णा के बाद होता है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत की ऊंचाई है 7817 मीटर, और नंगा पर्वत के बाद जिस पर्वत का नाम आता है नामचा बरवा, और नामचा बरवा की ऊंचाई है 7750 मीटर। तो इस प्रकार से एक तो यहाँ हमने दिशा के आधार पर इन पर्वतों की बात की कि पश्चिम पूर्व या पूर्व से पश्चिम इनकी संख्या, इनका एक विस्तार है। पश्चिम में हिमालय श्रृंखला है, महान हिमालय का है, नंगा पर्वत से लेके पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक है। साथ में पश्चिम से पूर्व का क्रम सबसे पहले नंगा पर्वत, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा। साथ में इनकी स्थिति कि नामचा बरवा तिब्बत में स्थित है, कंचनजंगा सिक्किम में। बात करें अगर मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी ये सभी नेपाल में स्थित है। नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ उत्तराखंड में, नंगा पर्वत पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र में स्थित है। तो ये तो हमने बात की महान हिमालय की, और महान हिमालय के अंतर्गत एक और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि महान हिमालय में कौन सी चट्टानों की अधिकता होती है, तो महान हिमालय के अंतर्गत सर्वाधिक वे चट्टान जो इस महान हिमालय में पाई जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा महान हिमालय में कहीं मुख्य रूप से अवसादी चट्टान पाई जाती है। कुछ जगह यहाँ कायांत्री चट्टान भी देखने को मिलती है महान हिमालय के अंतर्गत। और साथ में इसके पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो हिमालय के या कहें महान हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में आर्कियन क्रम की चट्टान भी देखने को मिलती हैं। आर्कियन क्रम की चट्टान जिनके अंतर्गत ग्रेनाइट तत्व ज़्यादा मिलता है। तो सवाल एक और बनता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण बनता है कि हिमालय के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन सी चट्टानें पाई जाती है? अवसादी। अवसादी इसलिए क्योंकि तैथिस सागर का अवसाद से हिमालय का निर्माण हुआ है। कहीं इसमें कायांत्री चट्टान भी देखने को मिलती है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये तो एक जनरल से क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए अगर एग्जाम का लेवल बढ़ाया जाएगा तो पूछा जाएगा कि महान हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी चट्टानें देखने को मिलती हैं, तो लगभग सभी का आंसर होगा अवसादी। लेकिन अवसादी ना करके कौन सी क्रम की चट्टानें मिलती है? आर्कियन क्रम की चट्टानें। और आर्कियन क्रम की चट्टानें हिमालय के केवल पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत ही देखने को मिलती हैं। तो आर्कियन क्या होता है, धारवाड़ क्या होता है, या कुड़प्पा क्या होता है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे हमारे एक टॉपिक जिसका नाम होगा भारत की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत। तो अभी हम यहाँ इतनी ही बात करते हैं
कि हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती हैं। ये तो थी बात हिमालय की, महान हिमालय की। अब महान हिमालय के बाद हम आते हैं लघु हिमालय के बारे में चर्चाएं करते हैं। तो महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य कौन सी सीमा स्थित है, या कौन इन दोनों को अलग करता है? कमेंट करके आंसर दीजिए। महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है बिल्कुल आंसर ठीक है पंजाबी कुमारी जी, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट। एक यतेंद्र जी और पूछना चाह रहे हैं कि इतिहास की क्लास नहीं होगी, आज नहीं होगी इतिहास की क्लास। आंसर ठीक है सभी के। रजनी जहांगीर जी, रेणु यादव जी, नीलम चौधरी जी, MCT बिल्कुल ठीक है आंसर। अशोक कुमार जी प्रजापत, MCT ठीक है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस कार्यक्रम को शायद शुरू से वॉच कर रहे हैं, जिनमें अशोक जी का नाम है, मुस्कान शर्मा जी का नाम है, इंदु कुमारी जी का नाम है। मैं शायद जब भी क्लास होती है, चाहे वो दिन में हो चाहे वो इवनिंग में हो, ज़रूर इस क्लास को वॉच करते हैं। पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है इनके द्वारा इस कक्षा कार्यक्रम का। तो यहाँ अपन बात करते हैं लघु हिमालय की। महान हिमालय की बात की, लघु हिमालय। अब ये जो लघु हिमालय है, इस लघु हिमालय का एक और नाम इसे कहते हैं मध्य हिमालय। किस युग में बना, क्या औसत ऊंचाई थी, चौड़ाई थी, कल हम बात कर चुके थे, लेकिन वापस मैं आपको याद दिला देना चाहूँगा कि ये जो लघु हिमालय है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शायद हर बच्चे को पता होगा कि हिमालय की अगर ऊंचाई संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सभी बता देंगे कि महान हिमालय सबसे ऊंचा है। लेकिन अगर चौड़ाई को लेकर क्वेश्चन होगा कि हिमालय की किस श्रृंखला की चौड़ाई सर्वाधिक है, तो हिमालय की लघु हिमालय की जो श्रृंखला है, लघु हिमालय श्रृंखला, इसकी हिमालय की सभी श्रृंखलाओं में सर्वाधिक चौड़ाई है और चौड़ाई है 80 किलोमीटर। अब इस लघु हिमालय के अंतर्गत क्या क्या होते हैं, कौन सी श्रृंखलाएं हैं, कौन से पर्वत हैं, और क्या यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो दो क्वेश्चन जो बड़े ही महत्वपूर्ण बनते हैं। एक तो लघु हिमालय बहुत ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है और बहुत कम हाइट भी नहीं है, तो सर्दियों में तो इस श्रृंखला पर हिमपात होने के कारण बर्फ जमी रहती है, और जैसे ही ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, ग्रीष्म ऋतु के आगमन के समय बर्फ पिघलने के कारण यहाँ घास के मैदान विकसित हो जाते हैं। अब इन्हीं घास के मैदानों को किन नामों से जाना जाता है, इस बात से क्वेश्चन बनता है कि एक तो लघु हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदान, साथ में इसी लघु हिमालय श्रृंखला में एक और क्वेश्चन बनता है, और वो बनता है भारत के पर्यटन स्थलों को लेकर। पर्यटन स्थल, तो पहले तो हम बात करें लघु हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदान। तो इस श्रृंखला की ऊंचाई ना तो बहुत ज़्यादा है और ना बहुत कम है, ऊंचा भी नहीं है महान हिमालय की तरह, उप हिमालय की तरह कम हाइट भी नहीं है। ऊंचा है, सर्दियों में बर्फ जमती है, गर्मियों में पिघल जाती है। तो देश के अधिकांश पर्यटन स्थल इसी श्रृंखला पर विकसित हुए। अब देश के अधिकांश पर्यटन स्थल जिनमें नाम है शिमला, मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत, कुल्लू मनाली। बहुत सामान्य से क्वेश्चन है कि पूछे जाएंगे कि शिमला हिमालय की किस श्रृंखला पर स्थित है, या आप ये याद रखिए कि अगर उत्तर भारत के किसी भी हिल स्टेशन की बात हो और अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए किस श्रृंखला पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा लघु हिमालय। लेकिन कुछ वे हिल स्टेशन जिन्हें आप नहीं जान पा रहे हैं, जैसे ओली,
ओली एक हिल स्टेशन है। आपसे पूछा जाएगा ओली क्या है। ओली एक पर्यटन स्थल है। कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में। तो ओली पर्यटन स्थल उत्तराखंड का एक हिल स्टेशन है। तो आपसे यहाँ एक सवाल पूछा जाएगा, साथ में एक और पर्यटन स्थल जिसका नाम है तुंगनाथ। अब तुंगनाथ और ओली हिल स्टेशन को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। तो तुंगनाथ हो या ओली हो, दोनों ही ये हिल स्टेशन उत्तराखंड में स्थित है। और जब भी हिल स्टेशन की बात होगी तो आपका आंसर होगा लघु हिमालय में स्थित है। अब इसी के अतिरिक्त एक और सवाल जो बनता है घास के मैदानों को लेकर, तो जैसा कि हमने देखा कि शीत ऋतु में बर्फ जमती है, ग्रीष्म ऋतु में पिघल जाती है। पिघलने के कारण यहाँ घास उगने लगती है और घास उगने के कारण मैदानों का निर्माण होता है। और इस घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में और उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में इन घास के मैदानों को नाम जो दिया गया है मर्ग। अब मर्ग से ही बना है गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, हिरणमर्ग। कुल मिला के सवाल बनता है कि गुलमर्ग या ये कहे सोनमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, हिरणमर्ग या ये कहे टानमर्ग, ये जितने भी स्थान है इनके पीछे मर्ग जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मर्ग का अर्थ होता है घास के मैदान। कहाँ कहा जाता है घास के मैदान? जम्मू कश्मीर में। तो जे.एंड.के में लघु हिमालय पर पाए जाने वाले घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है और उत्तराखंड में इन्हीं घास के मैदानों को बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। सवाल बनता है मर्ग या बुग्याल और पयार नामक घास के मैदान हिमालय की कौन सी श्रृंखला में स्थित है? लघु हिमालय में। ओली, तुंगनाथ, शिमला, मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, जितने भी हिल स्टेशन हैं लघु हिमालय में स्थित हैं। साथ में हिमालय की किस श्रृंखला की सर्वाधिक चौड़ाई है? लघु हिमालय की। सबसे ज़्यादा ऊंचाई की अगर बात होगी तो लघु नहीं करना है, आंसर होगा महान हिमालय। अब यहाँ जो लघु हिमालय है, इस लघु हिमालय में जब हमने बात की घास के मैदानों की मर्ग, तो विश्व में अगर बात की जाए सबसे नरम घास या सबसे उच्च क्वालिटी की घास जिसका प्रयोग फीफा वर्ल्ड कप के दौरान मैदान में किया जाता है, तो फीफा वर्ल्ड कप के दौरान काम आने वाली इस घास को ऑस्ट्रेलिया, जो विश्व में इस घास का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, ऑस्ट्रेलिया से इस घास को किया जाता है निर्यात। भारत उच्च क्वालिटी की घास भारत में विकसित तो होती है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर ये भारत में विकसित नहीं हो पाती है। तो विश्व की सबसे नरम घास जिसका नाम है मर्ग या कहे कि सोनमर्ग, जो यहाँ पर एक घास का मैदान है, विश्व में सबसे नरम घास का एक क्षेत्र है। तो लघु हिमालय के अंतर्गत हमने जाना घास के मैदान, पर्यटन स्थल। अब इसी के अंतर्गत हम एक बात और करते हैं और वो बात लघु हिमालय में पाई जाने वाली पर्वत श्रेणियों को लेकर। अब लघु हिमालय की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इस लघु हिमालय में छोटी छोटी श्रृंखलाओं का निर्माण होने के कारण कुछ पर्वत बने, जिनके अंतर्गत एक पर्वत श्रृंखला बनी जिसको हमने नाम दिया पीर पंजाल। एक पीर पंजाल श्रृंखला का निर्माण होता है। पीर पंजाल के बाद एक और श्रृंखला है जिसका नाम है मंसूरी। मंसूरी के बाद एक और श्रृंखला जिसका नाम है धौलाधर। धौलाधर के बाद नागटीबा और नागटीबा के बाद नेपाल में स्थित है महाभारत। सवाल बनता है
लघु हिमालय में कौन कौन से पर्वत स्थित है? पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद मंसूरी, धौलाधर, नागटिबा, महाभारत। अगर पीर पंजाल की बात की जाए कि कहाँ पर है, J&K में। मंसूरी की बात की जाए कि मंसूरी कहाँ स्थित है, तो मंसूरी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में इसका विस्तार है। लेकिन अगर ज़्यादा विस्तार की बात की जाए तो मंसूरी स्थित है हिमाचल प्रदेश, धौलाधर और नागटिबा स्थित है उत्तराखंड में, और महाभारत की बात करें तो ये नेपाल में स्थित है। तो ये इनके क्रम भी है कि लघु हिमालय में पाए जाने वाले पर्वतों का एक क्रम पश्चिम से लेके और पूर्व की ओर इनका जो क्रम पाया जाता है कि सबसे पश्चिम में पीर पंजाल, मंसूरी, धौलाधर, नागटिबा, महाभारत। महाभारत नेपाल में, नागटिबा धौलाधर उत्तराखंड में, मंसूरी हिमाचल प्रदेश और पीर पंजाल J&K में। तो ये हमने बात की लघु हिमालय की। अब लघु हिमालय के बाद हम चलते हैं हिमालय की तीसरी श्रृंखला पर, जिसका नाम है उप हिमालय। उप हिमालय जो हिमालय की सभी श्रृंखलाओं में सबसे नवीन है, और नवीन होने के कारण इसे शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। उप हिमालय, एक बार कमेंट पढ़ते हैं। देखिए, आप हाइट्स की बात करें कि इस पर्वत की हाइट्स इतनी हैं, तो ये कोई फिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि धरातल पर पाए जाने वाली वे वस्तुएं या कोई भी स्थान, पर्वत हो, चाहे वो ह्यूमन ही क्यों ना हो, लगातार एक प्रक्रिया चलती रहती है जिसे हम अपक्ष कहते हैं। अर्थात पर्वतों का या वस्तुओं का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना। तो अगर आप इन पर्वतों की ऊंचाई को जितने भी सोर्स में देखेंगे तो आपको सभी की ऊंचाई अलग अलग मिलेगी। वजह इनका लगातार अपक्षय होना। तो कोई भी वस्तु या पर्वत इस पृथ्वी पर जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय जब इनकी हाइट थी, आज उनकी हाइट और कम हो गई है, और प्रतिदिन इनकी ऊंचाई में लगातार परिवर्तन होता जाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होती है ऊंचाइयाँ, सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए बताई जा रही है। आप माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई याद कर सकते हैं, कंचनजंगा की कीजिए, और एक आप K2 या गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई याद कीजिए। बाकी आप ऊंचाइयों को याद करने से या नदियों की लंबाइयों को याद करने से के बचिए, क्योंकि ये कहीं भी फिक्स नहीं होती हैं, और इनकी नदियों की लंबाई में वर्षा ऋतु के समय जैसे इनकी लंबाई में वृद्धि होती है, और जैसे ही जल का स्तर कम होता है तो इनकी लंबाई में कमी आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से पर्वतों की ऊंचाई में भी प्रतिदिन ह्रास होने के कारण, अपक्ष और अपर्दन वाली प्रक्रिया होने के कारण ये समान नहीं होती है। तो आप अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए पर्वतों की ऊंचाइयों को याद करके। हम बात करें उप हिमालय की। उप हिमालय जिसे हम बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं, या इसे ही हम शिवालिक भी कहते हैं, क्योंकि हिमालय की सबसे नवीन श्रृंखला है। अब ये जो उप हिमालय हैं, एक तो इस उप हिमालय की ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, महान हिमालय की अपेक्षा बहुत कम ऊंचाई है। तो महान हिमालय से जब उप हिमालय को देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि घाटी में स्थित कोई पर्वत श्रृंखला हो। तो इसी उप हिमालय में पाई जाने वाली कुछ घाटियों को विशेष नामों से जाना जाता है। जैसे पूर्व में तो उन घाटियों को क्या कहा जाता है और पश्चिम में घाटियों का क्या नाम है। तो सवाल बनता है, उप हिमालय में पाई जाने वाली घाटियों को पूर्व में कहते हैं द्वार, जैसे हरिद्वार,
और पश्चिम में पाई जाने वाले घाटियों को कहते हैं दून, जैसे देहरादून। तो सवाल बनता है दून और द्वार नामक घाटियां हिमालय की किस श्रृंखला में स्थित है? उप हिमालय में। द्वार किस दिशा में कहते हैं? पूर्व में। या दून किस दिशा में कहा जाता है? पश्चिम में। द्वार से बना है हरिद्वार, कोट द्वार, हरिद्वार, कोट द्वार। दून से बना है देहरादून, चौखंबा दून। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि हरिद्वार हिमालय की किस श्रृंखला में, या कोई भी ऐसा स्थान जिसके पीछे द्वार या दून लगा हो, तो आपका आंसर होगा उप हिमालय। एक तो सवाल बनता है श्रृंखला में इसके नाम को लेकर, घाटियों को लेकर। एक और सवाल बनता है कि इस उप हिमालय के अंतर्गत इसको दो भागों में विभाजित किया गया। एक तो इस उप हिमालय का है पश्चिमी क्षेत्र। उप हिमालय को एक तो पश्चिमी शिवालिक नाम दिया और दूसरा इसे पूर्वी शिवालिक नाम दिया। उप हिमालय का अपर्दन अधिक होने के कारण, क्योंकि क्षेत्र में नदी ज़्यादा बहती है उप हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत, तो नदियों ने इस उप हिमालय को दो भागों में विभाजित किया। एक नदी का नाम है तीस्ता, नदी का नाम है तीस्ता, और एक और नदी है जिसका नाम है रायदक। तीस्ता व रायदक। तो सवाल बनता है शिवालिक को किन दो नदियों के द्वारा दो भागों में विभाजित किया गया है? तीस्ता व रायदक नदी। इन दोनों नदियों के द्वारा एक शिवालिक को नाम दिया गया पश्चिमी हिमालय, एक नाम हुआ पूर्वी हिमालय, और यही दोनों नदी मिलकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलकर ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना कर देती हैं। अब इसी पूर्वी हिमालय में कुछ छोटी पहाड़ियाँ स्थित हैं जिन्हें हम जानेंगे कुछ विशेष नामों से। राज्य के अंदर किस राज्य में है या क्या उनकी स्थिति है, तो हम बात करते हैं इस उप हिमालय के अंतर्गत, उप हिमालय के अंतर्गत आने वाली पहाड़ियाँ। तो कौन कौन सी उप हिमालय में पहाड़ियाँ हैं या किस राज्य में स्थित हैं? तो पहला जो सवाल बनता है यहाँ पर, उप हिमालय का अन्य नाम बाह्य हिमालय शिवालिक। उप हिमालय को पश्चिमी और पूर्वी शिवालिक में विभाजित किया गया किन दो नदियों के द्वारा? तीस्ता व रायदक नदी के द्वारा। साथ में उप हिमालय को शिवालिक तो कहती है और उप हिमालय के अंतर्गत आने वाली पहाड़ी, तो उप हिमालय के अंतर्गत शामिल पहाड़ी। अब इन पहाड़ियों को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और साथ में इसी उप हिमालय के अंतर्गत जो पहाड़ियाँ हैं ये दो पठारों के मध्य सीमा बनाती है, और बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल बनता है उन पठारों को लेकर। तो पहला यहाँ जो सवाल है पहाड़ी, तो उप हिमालय में एक पहाड़ी है जिसका नाम है डफला, एक पहाड़ी का नाम है मिरी, अबोर, मिशमी, पटकाई बूम, पटकाई बूम। ये सभी पहाड़ी स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद कुछ और पहाड़ियां हैं जिनका नाम है मिकिर, बरेल, रेंगमा। मिकिर, बरेल, रेंगमा ये पहाड़ियाँ स्थित हैं असम में। इसी के अतिरिक्त कुछ और पहाड़ियाँ जैसे गारो, खासी, जयंती स्थित है
मेघालय में। तो ये वे कुछ पहाड़ियाँ हैं जो आपसे अपनी स्थिति को लेकर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे कि डफला, मिश्मी, जैसे लास्ट टाइम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था, मिश्मी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। मिकिर बरेल रेंगमा की स्थिति असम राज्य में। गारो खासी जयंती मेघालय में। अच्छा, एक यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि इन्हीं तीनों पहाड़ियों में से एक पहाड़ी ऐसी है जिस पर चेरापूंजी और मौसिनराम स्थित है। तो बताइए मौसिनराम या चेरापूंजी कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? बिल्कुल ठीक है अंकिता यादव, खासी पहाड़ी, बिल्कुल एकदम खासी पहाड़ी है। अंकिता जी, जितेंद्र जी, सद्दाम जी, सभी के आंसर एकदम ठीक है। खासी पहाड़ी। मौसिनराम या चेरापूंजी स्थित है खासी पहाड़ी पर। चलिए एक और सवाल बताइए। चेरापूंजी में स्थित है राष्ट्रीय वर्षा जल संग्रहालय, भारत में एकमात्र जगह जहां राष्ट्रीय वर्षा जल संग्रहालय स्थित है। तो चेरापूंजी का नाम वर्तमान में क्या किया गया है? किस नाम से चेरापूंजी को जानते हैं? चेरापूंजी का वर्तमान नाम बताइए। बिल्कुल बीना चौधरी, सोहरा, राशिद, सोहरा, आंसर बिल्कुल ठीक है। विकास यादव, सद्दाम, सभी का आंसर है सोहरा। मुझे तो लगता है कि आप शायद गूगल पर देख के तुरंत और आंसर देते हैं यहाँ पर, जिस हिसाब से आप यहाँ समय लगाते हैं आंसर देने में। तो खासी चेरापूंजी का वर्तमान नाम है सोहरा। अब कल हम इन्हीं श्रृंखलाओं के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने थे, एक तो आप ये समझिए कि कल आपका होगा एक टेस्ट अर्थात आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप पहले तो तैयार रहिएगा। कल का टाइम आपको बता दिया जाएगा। वैसे तो इस क्लास का जो टाइम होता है, कल का तो ऑफ रहेगा, संडे को इवनिंग में होता है 5 से 6। फिर भी लेकिन जैसे क्योंकि ये समय था हिस्ट्री की क्लास का, आज सर अनुपस्थित है किसी कारणवश, तो जैसा भी कोई समय चेंज होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आप जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो आपका एक टेस्ट होगा, इन्हीं तीनों श्रृंखलाओं से संबंधित आंसर पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको आंसर देना है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारी कि ट्रांस हिमालय की। तब तक के लिए धन्यवाद।